Hello everyone, my name is Kunal Kumar. So today we are going to start with the video number 4 or part 4 of amalgamation. बच्चों amalgamation हम कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर आता है. ठीक है. बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया था. ठीक है. लास्ट क्लास में वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 22. ओके. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है. बेसिकली ओल्ड कंपनी की बुक्स में ट्रीटमेंट क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट. राइट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी. ठीक है. हम क्या कर रहे हैं बच्चों, नई कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, वी आर डूइंग दैट. ठीक है. इन द नेचर, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, दो टाइप के अमलगमेशन होते हैं. एक होता है इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज. ठीक है. पहले आपको ये समझना है इन द नेचर ऑफ मर्जर का मतलब क्या होता है और इन द नेचर ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है. ठीक है. इन द नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर कब होगा, जब ये पांच की पांच कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. ठीक है. मर्जर कब होगा, जब ये पांच की पांच कंडीशन सेटिस्फाई होंगी. इफ ऑल द five conditions are satisfied then it is called amalgamation in the nature of merger. तो ये amalgamation क्या कहलाएगा, in the nature of merger कहलाएगा. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं pooling of interest method भी कहते हैं. ठीक है. और दूसरा होता है in the nature of purchase. If all the five conditions of merger are not satisfied then it is called amalgamation in the nature of purchase. ठीक है. मतलब अगर पांचों की पांचों सेटिस्फाई होंगी तो ये क्या कहलाएगा, मर्जर. और अगर सपोज चार सेटिस्फाई होती है, एक सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये कहलाएगा इन द नेचर ऑफ परचेज. ठीक है. तो पहले जरा आपको ये समझना जरूरी है. राइट. कंडीशन 1, न्यू कंपनी हैज टेकन ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी. मर्जर की पहली कंडीशन क्या होती है कि भाई न्यू कंपनी ने पुरानी कंपनी के सारे एसेट और लायबिलिटी ली है. ठीक है. दूसरा, न्यू कंपनी विल टेक ओवर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी एट देयर बुक वैल्यू. बुक वैल्यू पे ही लेना है. ठीक है. ये पॉइंट्स माइंड में बिठाने हैं. तीसरा, न्यू कंपनी विल कंटिन्यू बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी, मतलब ओल्ड कंपनी का जो बिजनेस था उसी को कंटिन्यू रखना है. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी अज्यूम दैट न्यू कंपनी विल कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी. अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो बाय डिफॉल्ट हम मानेंगे कि भैया पुरानी कंपनी का सिस्टम उसने लिया हुआ है. ठीक है. फिर आता है एटलीस्ट 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी. फोर्थ कंडीशन क्या कहती है कि भाई 90%, कम से कम 90% शेयर होल्डर पुरानी कंपनी के नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने चाहिए. Those equity share who agree to become equity shareholder of new company can be paid only by issuing of equity shares. तो इसका मतलब उनको जो उनका जो हिसाब किताब है वो इक्विटी शेयर में ही होगा. इक्विटी शेयर के बदले इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे. फ्रैक्शन अगर कोई बचता है तो हम उसको कैश में दे सकते हैं. ठीक है. तो कुछ भी फ्रैक्शन होगा तो उसका हिसाब किताब हम किस में रखेंगे, कैश में रखेंगे. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. चलो, उसके बाद आता है कि भैया परचेज क्या क्या होगा. वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया. अगर पांच के पांच कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो मर्जर होगा. अगर एक भी कंडीशन ऐसी हुई जो सेटिस्फाई नहीं हुई देन इट इज कॉल्ड परचेज, इन द नेचर ऑफ परचेज. ठीक है. तो अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन 23 कह रहा है, एक बार पढ़ो. इक्विटी शेयर कैपिटल इन ओल्ड कंपनी रुपीज कितने हैं, 1 लाख शेयर्स हैं. प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इन ओल्ड कंपनी कितना है, 40,000 शेयर्स. इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग 92,000 शेयर्स एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ इन न्यू कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ न्यू कंपनी. ठीक है. इसका मतलब ये है कि भैया आपको बताना है कि पॉइंट नंबर 4 को कंसिडर करो. बाकी चीजें नहीं दी हुई तो हम मान लेंगे वो कंडीशन सेटिस्फाइड है. पॉइंट नंबर 4 के हिसाब से आप मुझे बताओ. पॉइंट नंबर 4 क्या था कि एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर उसके इक्विटी शेयर होल्डर बनने चाहिए. तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ सर. 1 लाख का 90% 90,000 होता है तो 92,000 हो रहा है. इसका मतलब भैया इन इट इज द नेचर ऑफ मर्जर. तो ये मर्जर है क्योंकि मैं केवल उस पॉइंट को कंसिडर करके आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं. ठीक है. क्वेश्चन 24,
हच लिमिटेड जो कि ओल्ड कंपनी है, उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 शेयर है। शेयर होल्डर्स होल्डिंग 39,000 शेयर्स एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी एंड न्यू कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स इन द नेचर ऑफ इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, मतलब इसके बाद 2 शेयर थे उसको 1 दिया। रिमेनिंग शेयर होल्डर्स 1,000 जो रिमेनिंग शेयर होल्डर है जो एग्री नहीं हुए कि भैया हम उस कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे, उनको बोला जाता है डाइसेंटिंग शेयर होल्डर। क्या बोला जाता है? डाइसेंटिंग शेयर होल्डर। ठीक है, डाइसेंट का वैसे भी मतलब होता है कि भैया विरोध। ठीक है, और डाइसेंटिंग शेयर होल्डर मतलब वो विरोध के तौर पे नहीं गए कि भैया हमें नहीं बनने उनके शेयर होल्डर। ठीक है, तो डाइसेंटिंग शेयर होल्डर कहा जाता है। रिमेनिंग शेयर होल्डर आर पेड इन कैश, उनको भैया फिर ठीक है वो शेयर होल्डर नहीं बन रहे तो भैया ठीक है तुम अपनी पेमेंट लो कैश में, उड़ जाओ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं वेदर इट इज द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज एज पर कंडीशन 4 एंड 5। जो मैंने 4 कंडीशन बोली थी, फोर्थ कंडीशन भैया बताओ 90% तो 36,000 होता है तो उससे ज्यादा ही है, सेटिस्फाइड। ठीक है, और फिफ्थ कंडीशन क्या कह रहा था? फिफ्थ कंडीशन क्या थी बच्चों? फिफ्थ कंडीशन थी कि इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर ही देने हैं। ठीक है, तो क्या इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर होल्डर दिए हैं? हाँ, नई कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर मिले हैं, तो फिफ्थ कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो 2 कंडीशन को नजर में रख के बाय डिफॉल्ट में मानो तीनों सेटिस्फाइड है, तो इन 2 के बारे में डेटा दिया हुआ था, तो ये आपको बता रहा है कि भैया ये क्या है, इट इज द नेचर ऑफ मर्जर, इट इज द नेचर ऑफ मर्जर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है हच लिमिटेड जो कि ओल्ड कंपनी है, इक्विटी शेयर उसके 2 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, ये जस्ट वो 3 कंडीशन 4 कंडीशन 5 कंडीशन को याद करने के लिए 3-4 क्वेश्चन है। ये कह रहा है 1,95,000 इक्विटी शेयर एग्री टू बिकम इक्विटी, तो भैया इसका 90% कितना होता है? 1,80,000, तो वो तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब उसके बाद डाइसेंटिंग 5,000 शेयर्स हैं भाई, 195 एग्री हो गए तो डाइसेंटिंग कितने हैं? 5,000 उनको कैश में पेमेंट कर दी। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर बने थे उनको इक्विटी शेयर दिए, कितने दिए? इक्विटी शेयर दिए हैं, और 5 रुपए भी दिए। ठीक है, उनको हर शेयर पे कितने रुपए दिए बच्चों? 5 रुपए। ठीक है, अब मुझे बताओ कमेंट, चलो मैं आंसर भी दिखाता हूं, कमेंट वेदर इट इज द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज। फोर्थ कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ और फिफ्थ को ध्यान में रख के बताओ बस। फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 90% हो गया। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन में क्या बोला था? इक्विटी शेयर को बदले में इक्विटी शेयर ही मिलने चाहिए, और बाकी कुछ नहीं। कैश कब मिलेगा? जब कैश कब मिलेगा बताओ? अगर फ्रैक्शन बचता है तो, मतलब आधा शेयर बच गया, पॉइंट में शेयर बच गया, तो उसको क्या करेंगे? कैश में देंगे। बट यहां तो भैया कैश की पेमेंट हो रही है, मतलब फ्रैक्शन नहीं है फिर भी कैश की पेमेंट हो रही है, तो भैया फिफ्थ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, तो इट इज द नेचर ऑफ परचेज। तो हम ऐसे बोल देंगे भैया ये तो क्या है? अमलगमेशन है, किस टाइप का? इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बातें? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी। ठीक है, नई कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री क्या है, क्या होगी? ठीक है, तो ये बेटा आप सब इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ फॉर एक्वायरिंग बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी। क्या दिया हुआ? फॉर एक्वायरिंग बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी। ठीक है, अगर वो ओल्ड कंपनी का बिजनेस लेती है तब मर्जर होगा या परचेज होगा, क्योंकि दोनों केस में जर्नल एंट्रीज अलग होंगी। तो आपको पता होना चाहिए आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन परचेज का है या मर्जर का है, इसीलिए उन 5 पॉइंट को ध्यान में रखना जरूरी है। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलो पहली एंट्री क्या होगी भैया? बिजनेस एक्वायर कर लिया ओल्ड कंपनी ने, तो एंट्री होगी बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, और अमाउंट आएगा परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, अगर मर्जर है तो। ठीक है सर, ये क्या हुआ? बिजनेस मर्जर, बिजनेस मर्ज हो गया। ठीक है, बिजनेस मर्ज होके क्या हो गया? नई कंपनी की बुक में एंट्री हो रही है। इट इज दीज आर द एंट्रीज इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी। तो न्यू कंपनी की बुक में एंट्री क्या हो रही है? मर्जर हो रहा है भाई, मर्जर होता है। बिजनेस मर्जर एक तरीके से क्या हो गया? मर्ज हो गया, मेरी एसेट बन गई। नई कंपनी बोल रही है भैया, अरे भैया मर्ज हो गया, समझ आ रही है? तो एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और क्योंकि अब मुझे पैसा देना पड़ेगा तो वो मेरी लाइबिलिटी बन गई। दे आर लाइक क्रेडिटर्स। ठीक है, मतलब लाइक क्रेडिटर, मतलब मुझे उनको पैसे देने। कौन? लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। समझ आ गई? एसेट बढ़ी, लाइबिलिटी बनी।
ठीक है, कितने रुपए देने हैं लायबिलिटी, भैया जितना परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा पहले मर्जर को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर रियलाइजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, ये एंट्री सारी आपको याद करनी है, ठीक है, मतलब याद रखनी है माइंड में कि भैया ये स्टेप्स होते हैं, इसके हिसाब से ये हमारी एंट्रीज होंगी, ठीक है। फॉर रियलाइजिंग एसेट, ठीक है, एसेट को रियलाइज कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, एक मिनट, हाँ जी, अगर एसेट को रियलाइज करेंगे तो एंट्री क्या होगी, तो भैया ऑल एसेट्स, एसेट बढ़ती है तो डेबिट करेंगे बुक वैल्यू से, क्योंकि मर्जर बुक वैल्यू पे होता है, आपको पता है, पॉइंट नंबर 2 था उसमें। फिर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। फिर जितने भी रिजर्व्स हैं तो रिजर्व्स भी लाइबिलिटी का नेचर होता है, ठीक है, तो मेरी, ठीक है, रिजर्व्स लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है एक्सेप्ट जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल अकाउंट, क्या लिखा हुआ बच्चों, ये एक्सेप्ट जनरल रिजर्व एंड पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, तो आई होप कि अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। क्या आ रहा है, फॉर रियलाइजिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी, और एसेट्स बढ़ेगा डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट करेंगे, रिजर्व्स बढ़ेगा क्रेडिट करेंगे, लेकिन इसमें जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, जिसको पीएनएल को सरप्लस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बिजनेस मर्जर नाम की एसेट थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब रियल में एसेट और लाइबिलिटी मैंने लिख दिया, पहले उसका एक कंबाइंड नाम लिखा हुआ था बिजनेस मर्जर, उसको हटा दिया, मतलब वो एसेट थी, एसेट भी खत्म हो गई, ठीक है। अगर इधर बैलेंसिंग फिगर बचेगी डेबिट साइड में, अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बचेगी तो उसको या तो जर्नल रिजर्व लिखेंगे या पी एंड एल अकाउंट लिख सकते हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर होगी तो भी हम उसको क्या लिखेंगे, जर्नल रिजर्व या पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या है, ठीक है, थर्ड एंट्री क्या है, पेमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। थर्ड एंट्री क्या कह रही है, पेमेंट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, मतलब हम ओल्ड कंपनी के लिक्विडेटर को पेमेंट कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मेरी लाइबिलिटी थी ना लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, देखो पहली उसमें तो लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो डेबिट करेंगे, और बदले में उनको क्या दे रहे हैं, या तो हम शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल देंगे, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा देंगे, या सिक्योरिटी प्रीमियम देंगे या कैश देंगे, ठीक है। तो ये हम इनको पेमेंट इस हिसाब से करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सपोज प्रीमियम पे उनको शेयर दे रहा हूं तो शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इधर फेस वैल्यू आती है, प्रीमियम जा रहा है तो प्रीमियम इधर दूंगा, ठीक है, और कैश जा रहा है तो कैश भी इधर लिखेंगे, समझ आ रही है। फिर उसके बाद फोर्थ एंट्री क्या होती है, अच्छा ये जो अबव 3 एंट्रीज थी ये मस्ट है, मतलब ये हर क्वेश्चन में आएंगी आएंगे 3 एंट्रियां, ठीक है। चौथी एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में होगा तो लिखना है, नहीं होगा तो नहीं लिखना है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं तो जनरल रिजर्व या पीएनएल में अगर बैलेंस बचा होगा तो वहां से हम पेमेंट करेंगे टू कैश एंड बैंक, मेरा कैश गया और जनरल रिजर्व से पेमेंट करूंगा तो जनरल रिजर्व का मतलब मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। फिर फॉर पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ न्यू कंपनी बाय न्यू कंपनी, अब न्यू कंपनी अपनी कंपनी के लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे कर रही है, तो ठीक है, तो न्यू कंपनी का खर्चा और एंट्री किसकी हो रही है, न्यू कंपनी की बुक्स में, तो पी एंड एल उसका कम हो जाएगा और उसका कैश चला गया, तो ये एंट्री आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ओहो, ठीक है, एक मिनट, अच्छा फिर उसके बाद 6 पॉइंट है फॉर क्रिएटिंग स्टैच्यूटरी रिजर्व, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको स्टैच्यूटरी रिजर्व बनाना है, ठीक है, ये मेंशन होगा, तो मर्जर के केस में तो कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है, वो एंट्री किसके में होगी, वो एंट्री परचेज के केस में होती है, इस केस में कोई एंट्री नहीं होगी, ये आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। एंट्रीज रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी, ठीक है, न्यू कंपनी ने जो एसेट्स और लायबिलिटी ली है, क्या सिस्टम है, वो हम करेंगे एज पर दी इंस्ट्रक्शंस गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये हमारी मर्जर के केस में हमने 7 एंट्रियों की डिस्कशन करी है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन आपको और क्लियर करके देगा ये चीजें, ठीक है। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है इन द नेचर ऑफ परचेज। क्या आता है? इन द नेचर ऑफ परचेज। तो अब मैं परचेज के केस में क्या क्या एंट्रियां होंगी वो सब आपको डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। इन द नेचर ऑफ परचेज क्या क्या एंट्री होने वाली है, देखो पहला पॉइंट पढ़ो, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी। तो बिजनेस परचेज, तो इधर देखो बिजनेस मर्जर लिखा था, यहां लिखेंगे बिजनेस परचेज, ठीक है। टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, मतलब बिजनेस परचेज कर लिया, मेरी एसेट बढ़ गई। फिर वही है कि अब एसेट्स बढ़ी, जब हम रियलाइज कर रहे हैं तो एसेट बढ़ी, लाइबिलिटी बढ़ रही है, बिजनेस परचेज, ये वाली एसेट खत्म हो गई क्योंकि उसके बदले एसेट और लाइबिलिटीज आ गई है। और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर गुडविल होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, एसेट्स में हम गुडविल को इंक्लूड नहीं करेंगे, गुडविल यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर होगा। और अगर इधर बैलेंसिंग फिगर होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, अगर इधर बैलेंसिंग फिगर होगा तो क्या होगा? टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पेमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। पेमेंट ऑफ लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सेम एंट्री होगी, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी टू इक्विटी। उनको पेमेंट किसमें कर रहे हैं? शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैश, ठीक है। जो भी हम पेमेंट कर रहे होंगे लिक्विडेटर खत्म हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर फॉर पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे जो पेमेंट करेंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व से करेंगे, टू कैश और बैंक। सेम एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L टू कैश, ठीक है। उसके बाद 6th एंट्री है फॉर क्रिएटिंग स्टैच्यूटरी रिजर्व। क्वेश्चन में मेंशन होगा तो हम लिखेंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। क्या बोलेंगे? अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू स्टैच्यूटरी रिजर्व, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली जो एंट्री है, एंट्री इसमें एज पर द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन और दी होगी तो हम क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसको करेंगे, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। चलो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। चलो क्वेश्चन 26 कह रहा है बच्चों, ये बैलेंस शीट है हच लिमिटेड की, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व दिया हुआ है, लायबिलिटीज दी हुई है, एसेट दिया हुआ है, ठीक है। बिजनेस ऑफ हच लिमिटेड वाज टेकन बाय वोडाफोन फॉर 11,50,000, ठीक है। चलो 11,50,000 रुपए में खरीद लिया, ठीक है, हच ने। पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, मेक द एंट्रीज इन द बुक इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि भैया नेचर ऑफ मर्जर है तो क्या एंट्रीज होंगी, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूं नेचर ऑफ परचेज है तो क्या एंट्री होंगी। दिस इज द लास्ट टॉपिक, राइट। पहले हमने परचेज कंसिडरेशन के दोनों पार्ट निकालना सीखा, ठीक है। फिर क्या किया हमने? ओल्ड कंपनी किया, फिर न्यू कंपनी कर रहे हैं, तो इसके बाद बस प्रैक्टिस है। बट प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज माय मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कि आप किसी बुक को अच्छी तरह करके जाएंगे, ठीक है। कोई बुक आपकी जो है, जो भी सपोज बीके गोयल है, JR मोंगा है, PC तुलसियान है, कोई भी एक बुक आपको अच्छी तरह करके जानी है, उसके सारे इलस्ट्रेशंस करके जाने हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों। अब क्वेश्चन आपके हाथ में है, सॉल्यूशन ये रहा, इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको लहराता हुआ नजर आ रहा होगा क्योंकि इस बार जो मैंने स्कैनिंग करी है वो अपने मोबाइल से ही करी है, तो मोबाइल से थोड़ा सा ना जैसे पेजेस मुड़े हुए हैं उस टाइप से, प्रॉपर हमने स्कैनर से नहीं करी है। तो एक बार मुझे फीडबैक देके बताना कि ये वाली जो स्कैनिंग है ये ठीक दिख रही है आपको, ठीक है। क्योंकि मैं जैसे अपने कंप्यूटर में भी देख पा रहा हूँ तो मतलब मुझे इतना क्लियर नजर नहीं आता जो वीडियो में एक्चुअली में आता है, ठीक है। तो आप सब मुझे बता देना एक बार, ठीक है। चलो इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, बताओ पहली एंट्री क्या होगी? बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर, 11 लाख परचेज कंसिडरेशन, याद है। तो इधर भी साथ साथ कर लेते हैं, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर 11,50, ठीक है। इधर क्या था? एसेट आई 60 लाख की, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। एसेट कितने की आई? 60 लाख की, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया था? एसेट इधर लिखेंगे, लाइबिलिटीज 45 लाख, क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लाइबिलिटीज कितनी लिखी हुई है? 45 लाख, ठीक है। एसेट इधर आ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है, जो भी रिजर्व थे उसको इधर लिखेंगे। रिजर्व हमारे पास कितना है? रिजर्व हमारे पास है 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख हमने एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व इधर लिख दिया। और
बिजनेस मर्जर, ये जो बिजनेस मर्जर है ये एसेट खत्म हो गई क्योंकि इसके बदले हमारे पास रियल एसेट और लाइबिलिटीज आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर हमारे पास जनरल रिजर्व होती है। तो अगर आप या तो डायरेक्टली बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं, और बाकी मैं आपको बोलूंगा कि आपको ये कैलकुलेशन करके दिखानी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करके दिखानी है भैया? टोटल परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, टोटल परचेज कंसिडरेशन 11,50,000 था, ठीक है। हमने 11,50,000 दिए, हमें देने कितने थे बेसिकली? इक्विटी वालों को 9 लाख देने थे, प्रीफरेंस को निल देने थे। आप एक बार क्वेश्चन देख सकते हो। तो बेसिकली हमें 9 लाख रुपए देने थे। हमें कितने रुपए देने थे बच्चों? 9 लाख रुपए देने थे, ठीक है, ठीक है। अब ये 9 लाख रुपए हमने दिए, तो हमने कितना ज्यादा पे किया? हमने 2.5 लाख रुपए ज्यादा पे किए, ठीक है। मतलब शेयर कैपिटल तो 9 लाख रुपए की बनती थी, हमने 2.5 लाख रुपए ज्यादा पे किए, ठीक है। हमारे पास जनरल रिजर्व में ओल्ड कंपनी के पास कितने रुपए बचे थे? 4 लाख, ठीक है। जिसमें से जो एक्सेस पे कर दिया वो जनरल रिजर्व में से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो गुल्लक था, 4 लाख रुपए उसमें थे, और हमारा 2.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, तो उसमें से माइनस कर देंगे। अब गुल्लक में कितने रुपए बचे? 1,50,000। तो इट इज द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व विच विल कम टू बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी। तो नई कंपनी की बुक में जो जनरल रिजर्व जाएगा वो 1,50,000 रुपए का जाएगा। इतने रुपए ही बचे हैं भाई, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद इधर इधर मैं देखूं तो एसेट था, और इधर लाइबिलिटी बिजनेस परचेज। इधर बैलेंसिंग फिगर होती तो क्या लिखता? गुडविल। इधर लिखता तो क्या लिखता? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आएगा क्योंकि इधर बैलेंसिंग फिगर इधर आ रही है, ठीक है बच्चों। थर्ड एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ हच लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन, उसके बदले उसको क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। इधर भी क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। उधर अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी स्टैच्यूटरी रिजर्व अगर होगा तो हम क्या करेंगे? अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व वाली एंट्री लगा देंगे, ठीक है। अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इज ऑल्सो कॉल्ड अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। In entry number 2, only those assets and liabilities are recorded which have been taken by the new company, ठीक है। सेकेंड एंट्री में वही वाली एसेट ली हैं जो कंपनी ने, नई कंपनी ने ली हैं। थर्ड, ठीक है, नो ट्रीटमेंट इज मेड इन द बुक ऑफ न्यू कंपनी फॉर सच एसेट विच आर नॉट टेकन बाय न्यू कंपनी। न्यू कंपनी ने जो एसेट्स और लाइबिलिटी ली नहीं है, उसकी न्यू कंपनी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अगर वो नहीं लेती तो उसकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमने मर्जर से भी किया, परचेज से भी किया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ओल्ड कंपनी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पी एंड एल, लाइबिलिटीज, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, एसेट्स, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद तो भैया कोई सी भी बुक उठाओ और फिर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन हमारा है 20 लाख रुपए। मेक एंट्रीज इन द नेचर ऑफ मर्जर, क्योंकि जब प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो आपको परचेज कंसिडरेशन भी निकालना पड़ेगा, वो फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा। बाकी उसकी हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं वीडियो नंबर 1-2 में, ठीक है। बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, पहली एंट्री ये है, जैसी बिजनेस हमने लिया। फिर बिजनेस मर्जर खत्म करेंगे, उसके बदले एसेट आई, लाइबिलिटी आई, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है। जनरल रिजर्व 3 लाख, ठीक है, और पी एंड एल का जो सरप्लस है वो 2 लाख, ठीक है। तो सर ये कैसे आया? चलो इसको भी देखते हैं। टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना है? 20 लाख, लेकिन हमें इक्विटी और प्रेफरेंस को कितना देना है? 15 लाख और निल, तो ये कितना हो गया? 15 लाख। हमने कितना एक्सेस पे किया? हमने 5 लाख एक्सेस पे किया। तो अब आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि भैया आपके पास जनरल रिजर्व में कितना पैसा है, ठीक है। 8 लाख रुपए हैं जनरल रिजर्व में, और पी एंड एल में 2 लाख, ठीक है। अब मुझे बताओ ये 5 लाख की पेमेंट कहां से होगी? सबसे पहले जनरल रिजर्व, वो सबसे फ्री रिजर्व होता है, उसको हम यूज करेंगे। तो 8 लाख में से 5 लाख माइनस किए तो 3 लाख रुपए जनरल रिजर्व में बचे, और पी एंड एल जो सरप्लस कहलाता है उसमें कितने बचे? 2 लाख रुपए, क्योंकि उसमें से कुछ माइनस ही नहीं किया, उसमें से कुछ माइनस करने की बारी ही नहीं आई, जो कि शायद अगले क्वेश्चन में आएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। एज्यूम इन प्रीवियस क्वेश्चन परचेज कंसिडरेशन 24,50,000 है। तो अब बताओ भाई, बिजनेस मर्जर टू लिक्विडेटर 24,50,000 तो होगा ही होगा, ठीक है। कितना होगा? 24,50,000। फिर होगा एसेट टू लाइबिलिटीज टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू बिजनेस मर्जर टू पी एंड एल, ठीक है। सर ये क्या हुआ? भैया एसेट आई
4 लाख की लाइबिलिटी ये। चलो इसको देखते हैं ये कैसे अमाउंट आया, ठीक है। पी एंड एल में 50,000 कैसे बचे? और सर जनरल रिजर्व तो लिखा ही नहीं। भाई जनरल रिजर्व नहीं लिखा ना, तो मैं वही समझा रहा हूँ आपको। 24,50,000 रुपए हमने टोटल परचेज कंसिडरेशन के दिए, जिसमें से लॉजिकली शेयर के कितने रुपए थे? 15 लाख थे। कितने रुपए मैंने एक्स्ट्रा पे करे? 9,50,000। कहाँ से पे करूंगा? सर जनरल रिजर्व में 8 लाख बचे हैं, तो भैया अब 9,50,000 रुपए पे करने हैं। इसमें 8 लाख तो इसके पूरे पैसे निकाल लो। कितने रुपए फिर भी बच गए? भैया 1.5 लाख रुपए बच गए। तो 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस करो, तो अब इसमें से केवल 50,000 का बैलेंस बचा हुआ है। तो ये पी एंड एल में 50,000 अमाउंट आएगा, ठीक है। क्योंकि पैसा ही ओल्ड कंपनी के पास पी एंड एल में 50,000 बचा हुआ है, तो पी एंड एल में 50,000 रुपए ही लेके आएगी नई कंपनी, ठीक है। चलो नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 29। अब यही क्वेश्चन मैंने बता दिया भैया, प्रीवियस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन 14 लाख है, तो क्या होगा? 14 लाख 14 लाख 14, फिर ये 40 12, ये अमाउंट जनरल रिजर्व में कैसे आया, ठीक है। अब भैया 14 लाख रुपए क्या है? परचेज कंसिडरेशन। क्या है बच्चों? 14 लाख रुपए परचेज कंसिडरेशन है। अब लॉजिकली उनको 15 नील और ये 15 देने थे, तो बेसिकली 1 लाख रुपए क्या हो गया? हमने कम दिए, ठीक है, हमारा फायदा हो गया। इट रिजल्ट्स इन गेन टू न्यू कंपनी ट्रांसफर टू जनरल। और वो जो नया जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया वो जनरल रिजर्व में एड अप हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जनरल रिजर्व को 9 लाख रुपए लिख दिया, ठीक है। उसका पूरा जनरल रिजर्व भी नई कंपनी के पास आ गया, पी एंड एल तो पूरा का पूरा बचा हुआ है, क्योंकि इसमें माइनस हो नहीं रहा बल्कि उल्टा प्लस हो रहा है, बल्कि उल्टा प्लस हो रहा है, ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 पे। नाउ प्लीज रीड द क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अब आप ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, अब आप ये सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है राइट, एक मिनट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं, आपको इसको घर पे ट्राई करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो आप मुझे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। आप सब इसको प्लीज पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये वर्किंग नोट 1 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास जनरल एंट्रीज हैं, इन द नेचर ऑफ मर्जर, इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। दिस इज सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, इधर फिफ्थ भी आएगी, वो उधर आती नहीं है आपको पता है। फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं सिखा सकता बैलेंस शीट, इसलिए आपको बैलेंस शीट का एक पूरा का पूरा यूनिट है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, ये एसेट्स हैं, ये टोटल इधर मैच हो रहा है। फिर आपके पास आता है नोट्स, तो आप नोट्स टू अकाउंट्स की कैसे लिखना है, ये प्रॉपर मेथड है कि आपको पेपर में ऐसे ही सॉल्यूशन लिखने हैं, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 4 5, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 6 7 8। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि आप तो पॉज कर करके उसको लिखते रहना, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 9, ठीक है। और ये बैलेंस शीट इन द नेचर ऑफ परचेज, ये बैलेंस शीट ऐसे शो होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन को मर्ज करा हुआ है कि भाई मर्जर में क्या होगा, परचेज में क्या होगा। तो आपकी इन द नेचर ऑफ परचेज ये बैलेंस शीट है, ठीक है। ये लाइबिलिटी साइड हो गई, ये आपकी एसेट साइड हो गई। फिर ये आपके नोट्स टू अकाउंट्स हैं, पहला सेम था तो उसमें कोई चेंज नहीं है। सेकंड ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। सो लेट अस एंड ओवर दिस वीडियो हेयर।
तो इसके साथ मेरे कंसेप्ट्स यहाँ पे खत्म हो जाते हैं और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय।